पार्ट 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ए रूम 10/8 जो हमारा लेसन है सेकंड, और इसमें हमने पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आज ये मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि इसमें समय की बचत हो जाए। देखिए ध्यानपूर्वक अर्थ समझिए। 7 जो क्वेश्चन है वो है एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। एवरीथिंग मानी सभी बातें, हर बात, प्रत्येक बात हैड टू बी फॉरगॉटन, भुला दी गई थी, भुला देनी पड़ी थी। हैड टू मानी पढ़ा था, पढ़ता था, ऐसा कुछ होता है ना। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भुला देना पड़ा। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर्स टू। यहां ये शब्द एवरीथिंग, प्रत्येक बात, व्हाट डज हियर रेफर टू, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रेफर मानी प्रयुक्त होना, यानी कि एवरीथिंग से क्या तात्पर्य है, एवरीथिंग किसे कहा है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट आया है छोटा सा, ये हमारे लेसन से ऐसा का ऐसा उठाया गया एक वर्ड फ्रेज है जो किसी का कथन है। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, ये जो कहानी चल रही है डिस्क्रिप्शन में ही है कि जब मिसेज मलिक को लगा कि अब ये वो अपने घर में नहीं रह पाएगी और उनका तबादला भी हो गया था, तो उस समय क्या है, वो जितनी योजनाएं बनाई गई वो सब भुला देनी पड़ी। इस संदर्भ में ये बात आई है। तो एवरीथिंग से यहाँ क्या तात्पर्य, क्या क्या भुला देना पड़ा, बस वही सब कुछ हमें आंसर में लिखना है। इट सिम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि, इट सिम्स फिक्स है, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, इसकी फिक्स अंग्रेजी है इट सिम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि द वर्ड एवरीथिंग, कि शब्द एवरीथिंग जो है, प्रत्येक बात, एवरीथिंग हेयर, यहां पर जो एवरीथिंग शब्द है, रेफर्स टू बोथ थिंग्स, वो दो बातों को, बोथ अर्थात दो चीजों को के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक तो क्या, द प्लान्स, वो योजनाएं, प्लान्स मानी योजनाएं, विच मानी जो, वो प्लान्स वो योजनाएं, विच मिसेज मलिक मैड, जो श्रीमती मलिक ने बनाई थी, वो योजनाएं जो श्रीमती मलिक ने बनाई थी, फॉर डूइंग अप हर न्यू हाउस, अपने नए घर को सजाने संवारने के लिए, फॉर एंड हर न्यू फ्रेंड्स, और अपने उन नए मित्रों को भी भुला देना पड़ा, एंड नेबर्स, और उन पड़ोसियों को भी भुला देना पड़ा। अर्थात नए घर को सजाने संवारने के लिए जो जो योजनाएं बनाई, एक तो एवरीथिंग उन सब योजनाओं के लिए आया है। द प्लान्स विच मिसेज मलिक मैड, वो योजनाएं जो श्रीमती मलिक ने बनाई थी, विच मिसेज मलिक मैड, जो श्रीमती मलिक ने बनाई थी वो योजनाएं, फॉर डूइंग अप हर न्यू हाउस, अपने नए घर को सजाने संवारने के लिए, एंड हर न्यू फ्रेंड्स, और वो नए मित्र, डूइंग अप का अर्थ होता है सजाना संवारना, हर न्यू हाउस, अपने नए घर को, अपने नए घर को और अच्छा बनाने के लिए, सजाने संवारने के लिए, जैसे वो नया फर्नीचर लगवाएगी, ये सारी जो योजनाएं बनाई थी, वो सारी की सारी योजनाएं, उन योजनाओं के लिए एवरीथिंग आया है। एंड हर न्यू फ्रेंड्स, और जो नए मित्र उन्होंने बना लिए थे, एंड नेबर्स, और जो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध और रिश्ते बना लिए थे, उन सब चीजों के लिए, उन सब बातों के लिए ये एवरीथिंग शब्द आया है जो आप भुला देना पड़ा था। आगे देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस और जोड़ा गया इसमें, ऑल दैट सी हैड टू बी फॉरगॉटन, ऑल दैट माने ये सब, सी हैड टू बी फॉरगॉटन, उन्हें भुला देना पड़ा था, नहीं अब उनको ये सब भुला देना पड़ा था। ये डूइंग अप्स के लिए जो प्लान्स बने वो भी भुला देने पड़े, जो फ्रेंड्स उन्होंने बनाए उनको भी भुला देना पड़ा, क्योंकि वहां रह ही नहीं पा रहे थे वो। अब आप अगला क्वेश्चन 8 देखिए। व्हाट रीजंस डज मिसेज मलिक हैव टू बी हैप्पी। व्हाट रीजंस मानी कौन से कारण, कौन से कारण हैं जिनके कारण से डज मिसेज मलिक हैव टू बी हैप्पी, श्रीमती मलिक प्रसन्न हो जाती है, एंड कंसर्न्ड, और आश्वस्त भी रहती है, संतुष्ट भी रहती है, प्रसन्न रहती है और संतुष्ट रहती है, ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ट्रांसफर हो जाने के बाद भी,
ऑन बीइंग मानी हो जाने पर भी, ट्रांसफर्ड मानी तबादला, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से तबादला हो जाने के बाद भी, यानी खुद का मकान बना लिया, उसमें रहना चाहती थी, उसकी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, गहरी इच्छा थी उसकी कि वो उस घर में रहे, और उसने मेहनत भी बहुत की थी उस घर के लिए। फिर तबादला हो गया, घर में वो नहीं रह पाए, तो तबादला हो जाने के बाद भी वो प्रसन्न थी। इस प्रसन्नता के पीछे कौन से कारण थे? दिल्ली से तबादला हो गया, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस, एक्विजिशन मानी अधिग्रहण, अधिग्रहण कर लेने के बाद ऑफ देयर न्यू हाउस, उनके नए घर का, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उनके नए घर का अधिग्रहण कर लेने के बाद, जब उनका दिल्ली से तबादला हो गया था, उस तबादला हो जाने के बाद भी श्रीमती मलिक प्रसन्न थी, आश्वस्त थी। तो इस प्रसन्न होने का क्या कारण है, आश्वस्त होने का क्या कारण है, ये पूछा गया है। तो इसमें एक से अधिक कारण है, रीजन है। देखो, एक तो शुरू हो ही जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, और बाकी जहां जहां रीजन लिखे हैं वहां गहरा काला कर दिया है इसको। बोल्ड जो ब्लैक है, लाइन खींच अंडरलाइन की हुई है, इस पार्ट को आप वैसे लिख लेना, कंटिन्यू एक के बाद एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने इसको एज ए पैराग्राफ की शैली में लिखा है। आप देखिए, मिसेस मलिक वाज हैप्पी, श्रीमती मलिक प्रसन्न थी, एंड कंसर्ट, और संतुष्ट भी थी, आश्वस्त भी थी। विद द सब्सटेंशियल रेंट, लगातार प्राप्त होने वाले किराए की वजह से, एक कारण तो ये था, पहला कारण ये था कि उन्हें अच्छा खासा, सब्सटेंशियल माने अच्छा खासा, निरंतर मिलने वाला जो रेंट था, किराया था, उसके कारण से, दैट वाज डिपॉजिटेड, जो जमा करा दिया जाता था, दैट वाज डिपॉजिटेड, जो जमा करवा दिया जाता था, इन देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक के खाते में, इन देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक खाते में, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। पहला कारण तो ये था, उन्हें जो अच्छा खासा लगातार निरंतर जो किराया मिल रहा था, सरकार के द्वारा उनके बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा था, उनकी एक तो प्रसन्नता का कारण ये किराया था। दूसरा लिखा है, द सेकंड रीजन, दूसरा कारण, वाज ऑफ नॉट रेंटिंग हर न्यू हाउस, वाज ऑफ माने था, वाज ऑफ माने का था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण किसका था, वाज ऑफ नॉट रेंटिंग, किराए पर नहीं देने का कारण था, हर न्यू हाउस, अपने नए घर को, द प्राइवेट टेनेंट्स, निजी किराएदारों को, प्राइवेट टेनेंट्स माने निजी किराएदारों को। दूसरा कारण उसकी प्रसन्नता का था कि उन्होंने अपना घर निजी किराएदारों को किराए पर नहीं दिया था, ये भी एक प्रसन्नता का कारण था, क्योंकि ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है, एक ही जगह ये सारी बातें, अर्थात निजी किराएदार एक सिरदर्द होते हैं, इस टाइप की बातें आई हैं, उनकी मांगों का कोई अंत नहीं होता, और वो किराए भी ठीक से टाइम पर नहीं देते। तो एक प्रसन्नता का कारण ये भी था कि उन्होंने अपना घर निजी किराएदारों को किराए पर नहीं दिया। द थर्ड रीजन ऑफ हर हैप्पीनेस, उनकी प्रसन्नता का तीसरा कारण, थर्ड रीजन माने तीसरा कारण, ऑफ हर हैप्पीनेस माने उसकी प्रसन्नता का, वाज माने था, तीसरा कारण था कि दे हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। तीसरा कारण जो क्वेश्चन में बात लिखी है वो भी था कि उनका दिल्ली से तबादला हो गया था, दे हैड बीन ट्रांसफर्ड, उनका तबादला हो गया था फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, सो इसलिए शी वुड नॉट फील सॉरी, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं होगा, शी वुड नॉट फील, वो महसूस नहीं करेगी, सॉरी, दुख, अब कोई किसी तरह का दुख महसूस नहीं होगा, यानी वो दुखी नहीं होगी, किस बात के लिए, फॉर नॉट बीइंग एबल टू लिव इन हर न्यू हाउस, अपने नए घर में नहीं रह पाने के कारण से अब वो दुखी नहीं होगी। तो एक कारण ये भी था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 9, 8 क्वेश्चन अपने हो गए। हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8, हु सजेस्टेड माने किसने सुझाव दिया था, हु माने किसने, सजेस्टेड माने सुझाव दिया था, द रूम साइज 10x8, के कमरे का आकार 10x8 हो, एंड टू होम, और किसको दिया था, किसने किसको सुझाव दिया था कि कमरे का आकार 10x8। तो देखिए,
ये सारी कहानी हमने ठीक से पढ़ी है 2-3 पार्ट में। हमें ध्यान है कि ये सुझाव यानी पार्ट की ओपनिंग ही इसी बात से होती है। मिसेज मलिक सजेस्टेड टू द आर्किटेक्ट, श्रीमती मलिक ने आर्किटेक्ट को सुझाव दिया था, वास्तुकार को सुझाव दिया था या शिल्पी को सुझाव दिया था, सजेस्टेड माने सुझाव दिया था टू द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को, दैट की द रूम साइज शुड बी, कि कमरे का आकार होना चाहिए, द रूम साइज माने कमरे का आकार शुड बी 10/8, 10/8 का होना चाहिए। और टू द आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट को सुझाव दिया तो होम, इस पार्ट का आंसर भी इस लाइन में साथ ही आ गया। और फिर देखो थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, हर हस्बैंड मिस्टर मलिक, उसके पति श्रीमती मलिक के पति मिस्टर मलिक हैड आल्सो द सेम ओपिनियन, वो भी ऐसी ही राय रखते थे। हैड माने रखते थे, द सेम ओपिनियन माने यह एक समान राय, यानी ऐसी ही राय रखते थे। अब आप 10 जो क्वेश्चन है अपना 10वां, इसको देखिए। व्हाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। व्हाई वाज क्यों था, द आर्किटेक्ट वास्तुकार, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का अर्थ होता है दुविधा में होना, दुविधा में होना, परप्लेक्स्ड। किम कर्तव्य विमूढ़ होना, भ्रमित होना, ये सिमिलर से अर्थ इसके होते हैं, ठीक से लिख लेना। दुविधा में होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना या भ्रमित होना। तो आर्किटेक्ट भ्रमित सा क्यों हो गया था, जब श्रीमती मलिक ने ये सुझाव दिया तो वो भ्रमित हो गया, वो समझ नहीं पाया कि ये चाहती क्या है वास्तव में। द आर्किटेक्ट वाज परप्लेक्स्ड, वास्तुकार परेशान था, भ्रमित सा हो गया था, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। व्हेन मिस्टर, ये मिसेज मलिक होगा, व्हेन मिसेज मलिक, व्हेन मिसेज मलिक स्ट्रांगली सजेस्टेड, जब श्रीमती मलिक ने जोर देते हुए सुझाव दिया, स्ट्रांगली का इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने 4 टाइम रिपीटेशन किया था, 4 बार दोहराई थी अपनी बात, यानी स्ट्रांगली कही थी अपनी बात। स्ट्रांगली सजेस्टेड, जब उन्होंने श्रीमती मलिक ने काफी जोर देकर इस बात का सुझाव दिया था, हिम उसे, दैट की शी वुड यूज द स्टोर रूम, कि वो स्टोर रूम का उपयोग करेगी, वुड यूज माने उपयोग करेगी, वुड यूज माने उपयोग करेगी, द स्टोर रूम माने स्टोर रूम का, फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी सास के लिए, फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी सास के लिए, यानी अपनी सास को उसमें सुलाएगी, वो उसमें रहने के लिए अपनी सास के लिए वो उसे तैयार करेगी। तो शी वुड यूज द स्टोर रूम, वो स्टोर रूम का उपयोग करेगी, फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी सास के लिए, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, यानी सास की मृत्यु के बाद, और उसके बाद इट वुड बी कन्वर्टेड, इसे बदल दिया जाएगा, इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्वर्टेड माने बदल देना, परिवर्तित करना, यानी इसी कमरे को परिवर्तित कर दिया जाएगा एज ए स्टोर रूम के रूप में। द आर्किटेक्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, द आर्किटेक्ट वास्तुकार, कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं सका, कुड नॉट अंडरस्टैंड माने नहीं समझ सका, हर सजेशन उसके सुझाव को, आर्किटेक्ट उसके सुझाव को ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए वो परप्लेक्स्ड हो गया था। ये बात हमने यही जोड़ दी थी, इसलिए नीचे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो अगला लिखते हैं, हाँ देखो, इन व्हाट मैनर, ये 11 क्वेश्चन है अपना। इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर, इन व्हाट मैनर माने किस तरीके से, किस तरीके से, इन व्हाट मैनर माने किस तरीके से, वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, कि श्रीमती मलिक की पुत्र वधू वाज टू द वाज सिमिलर, समान थी या समानता रखती थी। किस तरीके से श्रीमती मलिक की पुत्र वधू समानता रखती थी या समान लगती थी, टू द फिगर, उस आकृति के, इन द स्केच, जो चित्र में बनी हुई थी। चित्र में जो एक महिला की आकृति बनी हुई थी, उस महिला की आकृति के समान श्रीमती मलिक की पुत्र वधू किस प्रकार से या किस तरीके से लगती थी।
यानी उस चित्र में जो महिला की आकृति बनी हुई थी, उस आकृति में और श्रीमती मलिक के पुत्र वधू में समानता किस तरह लगती थी, ये इसमें पूछा गया है। तो देखो ये पाठ जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हम सब जानते हैं कि मेन तो मुद्दा था ना समानता का, वो मैरून कलर की साड़ी था। फिर भी उसका पिलर के पास खड़े होने का ढंग भी वैसा ही था जैसे चित्र में जो महिला की आकृति पिलर के पास खड़ी दिखाई गई है। हम देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। आंसर ठीक से आप करो, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लिए हुए होंगे तो बाद में आप जब लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। द फिगर ऑफ द लेडी इन द स्केच, चित्र में दिखाई गई महिला की आकृति, फिगर माने आकृति, ऑफ द लेडी माने महिला की, इन द स्केच माने चित्र में दिखाई गई। चित्र में दिखाई गई जो महिला की आकृति थी ना, आकृति थी, वो वाज वियरिंग पहने हुए थी ए मैरून कलर्ड साड़ी, मैरून कलर की साड़ी पहने हुई दिखाई गई थी। द सेम वे, ठीक उसी तरह से, द सेम वे, ठीक उसी तरह से मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू वॉज ऑल्सो वियरिंग, भी पहने हुए थी। ऑल्सो माने भी, जोर देकर कहने के लिए आता है ऑल्सो। वॉज ऑल्सो वियरिंग, भी पहने हुए थी द मैरून कलर्ड साड़ी, मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी। तो देखो चित्र में जो महिला की आकृति दिखाई गई थी वो आकृति मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी और श्रीमती मलिक की पुत्र वधू भी मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थे। तो एक तो उस आकृति के समान वो इस प्रकार से लग रही थी। सेकंड, इसमें एक कारण और बताया जो मार्बल पिलर के पास खड़े होने का ढंग है उसका। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू वॉज स्टैंडिंग, खड़ी थी, अगेंस्ट द पिलर, पिलर के पास, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू पिलर के पास खड़ी थी। इन द सेम वे, ठीक उसी ढंग से खड़ी थी। इन द सेम वे, ठीक उसी ढंग से खड़ी थी। द फिगर ऑफ द लेडी, की जो महिला की आकृति, इन द स्केच, चित्र में जैसे महिला की आकृति वाज स्टैंडिंग, खड़ी थी, जैसे चित्र में महिला की आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू भी पिलर के पास उसी ढंग से खड़ी थी। तो एक समानता ये थी। इन दो वजह से वो जो चित्र में बनी हुई महिला की आकृति थी उसके समान लगती थी।